नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स माइनर्स एंड तो हमने क्या किया, माइनर्स का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट आप अभी कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे मान लो मैं अभी 2x2 एलिमेंट की मान लो बात करता हूँ। मान लो ये A1 A2 ले लिया और ये B1 B2 ले लिया। तो अगर मान लो मैं इस एलिमेंट का माइनर्स निकालूं, माइनर्स को जनरली हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। माइनर्स को मान लो हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया। m11 मान लो हमको कैलकुलेट करना है। m11 मतलब इस एलिमेंट की बात की जा रही। तो मैं क्या करूँगा, इसके रो और कॉलम साइड को ढक लूँगा। क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। तो B2 ही हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमसे पूछा कैसे जाएगा, 1 यानी A11 एलिमेंट का माइनस निकालो। तो उसको ढकोगे तो जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लो 1 2 एलिमेंट का अगर कैलकुलेट करोगे तो इसके रो और कॉलम साइड को ढकोगे तो क्या मिलेगा, B1 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं मान लो 2 1 कैलकुलेट करता हूँ, तो 2 1 अगर कैलकुलेट करोगे तो A2 आ जाएगा। और अगर मान लो 2 2 निकालोगे तो 2 2 कैलकुलेट करने के लिए फिर हमारा A1 आ जाएगा। तो ये माइनर्स हुआ। तो ये तो हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, 2x2 के लिए। अगर मान लो हमने 3x3 का कैलकुलेट किया, मान लो A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3 है मान लो, ठीक। तो अगर मान लो हम किसी एलिमेंट का माइनस मान लो मैं निकाल रहा हूँ, 1 2 का मान लो निकाल रहा हूँ, तो 1 2 है कौन सा, ये वाला एलिमेंट। तो इसके रो और कॉलम साइड को ढक लो। तो इसका रो साइड ये है, इसका कॉलम साइड ये है। तो हमको क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको कैलकुलेट कर लो। तो B1 C3 पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, B1 C3 माइनस B3 C1। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। कोई भी एलिमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का माइनस मान लो निकाल लिया। मान लो मैंने 3 1 निकालना है मेरे को, तो 3 1 कौन सा है, ये है। तो इसके रो और इसके कॉलम साइड को ढक लिया। क्या मिलेगा हमको, A2 B3 माइनस A3 B2, ये रिजल्ट आएगा। तो ये माइनस हो जाता है, ठीक। अब को फैक्टर की बात करते हैं। माइनस तो हमारा यही आएगा, को फैक्टर की बात करते हैं। को फैक्टर में बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, को फैक्टर को हम लोग कैपिटल AIJ से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे IJ। तो जैसे मान लो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, मान लो A11 हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, -1 की पावर 1 + 1 और M11 निकालूंगा। M11 अभी अब मैंने आपको निकालना सिखाया ही। तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 आ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो प्लस M11 ही आएगा। M11 का वैल्यू अगर मान लो मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट को जिसको मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट के लिए जो हमारा को फैक्टर आएगा वो माइनस के ही इक्वल आएगा, यानी माइनस और को फैक्टर दोनों इक्वल आएंगे ऐसे। तो इन जनरल अगर मान लो हम किसी भी को फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो मैं A21 निकालूंगा, तो -1 की पावर 2 + 1 M21 आ जाएगा। तो -1 की पावर 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। तो यानी माइनस की पावर ऑड नंबर मतलब नेगेटिव आ जाएगा। और M21 का वैल्यू यहाँ क्या लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ। तो B1 ये यानी आ जाएगा -B1, बस। अच्छा, थर्ड वाले इसमें अगर मान लो मैं 3x3 के लिए अगर मान लो मैं कैलकुलेट करूं, तो 3x3 के लिए भी वही प्रोसेस है। मान लेते हैं हमने A12 निकालना है। तो A12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 और M12 माइनस हमने निकालना आपको सिखाई दिया है। तो माइनस इसके लिए क्या आया था, ये आया था। तो बस माइनस के पावर 3 यानी माइनस ही आ जाएगा। तो -B1 C3 - B3 C1, ठीक, ये आ जाएगा।
और अगर मान लो मेरे को A31 कैलकुलेट करना है तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 4 आ जाएगा, और M31 तो यानी M31 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन आ गया, तो यानी वैल्यू आ जाएगा A2B3 - A3B2। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट में, जो टोटल 9 एलिमेंट हैं, अगर 3×3 की बात करें, 2×2 में 4 एलिमेंट हैं, तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के माइनर्स और कोफैक्टर हमको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो बोला जा सकता है, तो देखो जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया, कैसे बोला जाएगा, बोला जा रहा है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of all the elements of determinant क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है -1 2 and 3, फिर -4 5 -2 6 4 and 8, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, सारे एलिमेंट के माइनस और कोफैक्टर निकालना। तो आपके लिए आसान ये है कि पहले माइनस निकाल लो। तो अगर माइनस निकालोगे तो मान लो -A11 निकाला, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो -20 आएगा। ठीक, M48 आएगा। M11 कैलकुलेट करोगे तो 48 आएगा। 12 कैलकुलेट करोगे तो -20 आएगा। 13 कैलकुलेट करोगे तो -46 आएगा। कैसे कर रहा हूँ, यही ढक करके। 11 को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको सॉल्व कर लो। 8 5 से 40 40 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 48 आ गया। तो वही कर रहा हूँ, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। ये तो हमारा माइनस हो गया। को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर में इवन वाला टर्म्स ये वाला सेम आएगा। और बस इसमें M12 और M21 वाले जो भी रिजल्ट आएंगे जिसमें सम ऑड आ रहा है, उसका रिजल्ट बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छोटा सा नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो। क्या चीज़, कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactor is equal to the value of the determinant is equal to the value of the determinant। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट है और इसके को फैक्टर के इक्वल आएगा A11। फिर अगर मान लो A12 ले रहा हूँ तो यहाँ A12, और अगर मान लो मैंने A13 लिया तो यहाँ A13 के इक्वल आएगा। आप इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या यही रिज़ल्ट ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A21 प्लस A22 प्लस A23
ये भी मॉड ए के ही इक्वल आएगा। इसमें एक खास बात क्या है, ये मान लो हमारा पहला प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर मान लेते हैं हम मॉड ए निकाल रहे हैं, तो अगर मान लो मैंने चेंज कर दिया इन द सेंस, मान लो मैंने यहाँ A11 लिया और यहाँ A21 ले लिया, यहाँ मान लो A12 ले लिया और यहाँ A22 ले लिया, और मान लो यहाँ A13 ले लिया और यहाँ कुछ और ले लिया, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा अपने आप। मतलब अलग अलग वैल्यू अगर आप लोगे, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक। और अगर मान लो एक साथ लोगे, जैसे A11 यहाँ यूज़ करो, यहाँ A11 यूज़ करोगे कोफैक्टर, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट के रिज़ल्ट के इक्वल आएगा। अलग अलग करोगे तो फिर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, वो मीनिंगलेस है, मतलब नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मान लो fx दिया हुआ है, पहले मैं 2 क्रॉस 2 का लेता हूँ, तो जस्ट सपोज मान लो f11x f12x मान लो दिया हुआ है, और यहाँ f21x और ये f22x, ठीक। तो अगर मान लो हमको f' कैलकुलेट करना है, f' मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आपने पहले r1 को डिफ्रेंशिएशन किया f11'x, फिर f12'x, फिर f21x और f22x रहने दिया, प्लस इसको वापस आप दोबारा वही रखोगे जो पहला रिजल्ट था f11x और f12x, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे f21'x और ये f22'x। तो ये आप सम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो हमको, ये तो हमारा 2 क्रॉस 2 का था, और अगर मान लो मैं 3 क्रॉस 3 की अगर मैं बात करता हूँ, जस्ट सपोज मान लो fx ऐसे दिया हुआ है ना, तो मान लो f11x f12x और ये मान लो f13x है, ठीक। f21x f22x और ये f23x है, फिर f31x f32x और मान लो f33x मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो अगर मान लो मेरे को f' कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहली बार में r1 या c1 को अगर करूँगा, तो दूसरी बार में c2 को करूँगा, तीसरी बार में c3 को करूँगा। या अगर मैं r1 को कर रहा हूँ पहली बार में, यानी फर्स्ट वाले को f11'x f12'x और f13'x ऐसे कर लिया, बाकी इनको ऐसे ही रहने दोगे 21x 22x और 23x, फिर 31x 32x और ये f33x, प्लस अगली बार में जब आप लिखोगे तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है ऊपर वाला वापस वही आ जाएगा f12x और f13x। दूसरी बार में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे और तीसरे वाले को ऐसे ही रहने दोगे f31x f32x और f33x। फिर अगली बार में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे और इनको वैसे ही रहने दोगे।
जैसे था। तो ये टोटल हमारा डिफरेंशिएशन कहलाएगा, किसका? fx का, जो भी हमारा दिया हुआ। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कई बार पूछा जाता है, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस यूनिट की अगर बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या चीज़? एडजॉइंट एंड इनवर्स। ADJOINT, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो एडजॉइंट और इनवर्स मान लो किसी मैट्रिक्स का हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट की बात करते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई? मान लो मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की नहीं। तो हमारा ये A11 है, A12 है, A13 है, फिर A21, A22, A23 है, A31, A32 और ये मान लो A33 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का, अगर मान लो मेरे को एडजॉइंट A निकालना है, ठीक, एडजॉइंट A निकालना है, तो मैं सारे एलिमेंट का क्या निकालूंगा? कोफैक्टर निकालूंगा। A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, 32 और ये A33, और इसका मैं क्या करूँगा? ट्रांसपोज ले लूँगा। ठीक, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो यानी सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लो, तो वो हमारा एडजॉइंट ए कहलाता है। ठीक, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं पता ही है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो तो वो आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाता है। एक चीज़ और इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पहला प्रॉपर्टी कि अगर मान लो A इंटू कोई मैट्रिक्स मान लो दिया हुआ, एडजॉइंट ऑफ A का जो वैल्यू है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A का जो वैल्यू है मॉड A इंटू आई के इक्वल आएगा। यानी A इंटू एडजॉइंट A इंटू A का जो वैल्यू होगा मॉड A इंटू आई के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ जीरो का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, और एडजॉइंट ऑफ आई का जो मैट्रिक्स होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो पता है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। यानी पहला अगर मान लो ए इंटू बी लिखा हुआ तो यहाँ बी इंटू ए हो जाता है। ऑर्डर वही होना चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। फिर अगर मान लिया हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ले लिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मॉड ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक, n क्या होता है इसमें? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हर जगह वही चीज़ ना। और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप ये सोचो कि सर n क्रॉस n हम लोग लिखते हैं, तो वही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर
स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। यहाँ जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं। तो ये मान लो अगर 3×3 है तो हमने n का वैल्यू 3 ले लेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, फोर्थ ये हो गया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड आएगा मॉड a⁻n−1 के इक्वल आएगा। अगर मान लो मैं दोबारा अगर मान लो मैं एडजॉइंट ले लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, तो वो किसके इक्वल आएगा, मॉड a⁻n−2 इंटू ए के इक्वल आएगा। मैंने यहाँ पे प्रीवियस वाले रिजल्ट में मैंने ए की जगह एडजॉइंट ए रख दिया बस, और कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा। अगर इनका मॉड ले लेते हो, मान लो जस्ट सपोज आपने एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ले लिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड a⁻n−1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, 5, 8 एंड 9 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, कोफैक्टर निकालोगे तो a11 का कोफैक्टर 9 आ जाएगा, 5 का कोफैक्टर -8 आ जाएगा, 8 का कोफैक्टर -5 आ जाएगा, और 9 का कोफैक्टर 4 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लो तो वो आ जाएगा 9, -8, -5 एंड 4। ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना। 3×3 का तो क्वेश्चन हमने दिया a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, -2, -3, 0, 1, 0, फिर -4, 1 एंड 0, ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में। तो मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया था मैट्रिक्स, तो एक दोबारा मैं आपको बताता हूँ, फिर भी छोटा सा है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मॉड ए का जो वैल्यू होगा, ठीक है, मॉड ए का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 इक्वल आएगा। और नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि मॉड ए का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये सिंगुलर का केस है और ये नॉन सिंगुलर का केस है। ठीक, बस आप इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देखो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए जो हमारा डेरिवेशन का वैल्यू आता है, डेरिवेशन जो हम लोग करते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए, वो हमारा फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ए होता है। ये ए इनवर्स का फार्मूला होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर हमसे ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट निकालूंगा और मॉड ए से डिवाइड कर दूंगा।
तो अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ये वैलिड है, मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज़, मॉड ए पे। ये तभी ए इन्वर्स निकलेगा जब मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, यानी नॉन सिंगुलर होगा। ठीक, तो ए इन्वर्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ए इन्वर्स का वैल्यू एडजॉइंट ए हमने निकालना सिखा दिया। मॉड ए आपको पता ही है, इसमें डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, a इज इक्वल टू 2 4 4 2 5 4 एंड 2 5 एंड 3 है। ठीक, इसका पहले सबसे पहले मॉड ए निकाल के चेक करोगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, मतलब 0 तो नहीं ना आ रहा है। तो अगर मान लो कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 15 माइनस 20 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 8 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा है -2। -2 यानी नॉन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, यानी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, तो अगर मान लो मैं इनके कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करूँगा तो ये जो कोफैक्टर्स आएंगे वो आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -5। ठीक है, एक्चुअली एडजॉइंट ही लिख देता हूँ। तो -5 8 -4 2 -2 0 0 -2 एंड +2। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। और अगर मान लो मेरे को ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ए। तो मॉड ए यानी 1 डिवाइड बाई -2, 1 डिवाइड बाई 2 यानी -2 जो भी है। तो -5 8 -4 2 -2 0 0 -2 +2। -2 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5/2 -4 +2 -1 1 0 0 1 -1। सभी जगह 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ये ए इनवर्स कहलाएगा। अच्छा, आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हो खुद से। आंसर इन द सेंस आपने क्या किया, ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर सही है, आपने सही कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आई के इक्वल आना चाहिए। अगर आई के इक्वल नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक एक तरह से डिटर्मिनेंट का, और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो क्या चीज़, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल।
फॉर solution of system of non-homogeneous linear equation. ठीक, ये मानो हमारा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिया ऐसे ही a11 x1 a12 x2 a13 x3 एंड सो ऑन। मान लो a1n xn का वैल्यू मान लो b1 के इक्वल आ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में जो पहले एलिमेंट है ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर a21 और x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 एंड सो ऑन a2n xn का जो वैल्यू है मान लेते हैं b2 है। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं एंड सो ऑन an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 एंड सो ऑन ann xn का जो वैल्यू है मान लेते हैं bn है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट इन द सेंस मैंने मान लिया लेट ax इज इक्वल टू b है। अब इसमें a क्या है और b क्या है, ध्यान ये देना है आपको, जिसमें आप लिखोगे वेयर a इक्वल टू यही जो कोफिशिएंट हमने सारे लिखे हैं a11 a12 a13 एंड सो ऑन a21 a22 एंड सो ऑन, जो भी है यहाँ तक ये पूरे ये a से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और x क्या है, x है x1 x2 x3। ठीक है, यहाँ भी अच्छा x को हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अलग हो जाएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक है। और b क्या आएगा, b यही है हमारा b1 b2 एंड सो ऑन bn तक। तो ये हमारा सारे रिजल्ट आ गए a b और x। अब इसमें आप इसका यूज़ करके आपको कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है, या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, क्रैमर रूल फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो हमने क्या बोला कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। माने x1 का वैल्यू आपका आएगा डेल्टा1 डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक, ये आपका आता है। फिर x2 का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा2 डिवाइड बाई डेल्टा। फिर x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा डेल्टा3 डिवाइड बाई डेल्टा। अब ये डेल्टा3 क्या है और डेल्टा1 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा1 तो वही है जो आप इसका a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसको डेल से डेल रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये डेल है। ठीक, तो ये जो नीचे में आ रहा है यही डेल है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डेल्टा का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे केस में डेल्टा1 फिर क्या आएगा, डेल्टा1 को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं पता है। ये जो आपका रिज़ल्ट आ रहा था, जो भी रिज़ल्ट आ रहा था यहाँ पे, जो C1 C2 C3 का जो वैल्यू आता है ना, इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं। किससे,
ये रिजल्ट से B1 B2, यानी आपने क्या किया B1, अगर डेल्टा 1 निकालना है तो B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn तक इसको रख दिया, और बाकी सारे एलिमेंट को ऐसे ही रखा A12 A13 एंड सो ऑन, इधर भी सारे एलिमेंट जैसे था वैसे ही रखना है, तो ये डेल्टा 1 आ जाएगा। डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ A11 A11 A21 एंड सो ऑन, यहाँ B1 B2 B3 को रिप्लेस कर दोगे एंड सो ऑन, और इधर ये सारे रिजल्ट। ठीक, तो आपने इनको ऐसे रख दिया, तो ये डेल्टा 2 आ जाएगा। डेल्टा 3 निकालोगे तो डेल्टा 3 यहाँ आ जाएगा ऐसे, B1 B2 B3 थर्ड वाले कॉलम में आ जाएगा बस। तो क्रैमर रूल, ये जो x1 x2 x3 जो निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, यही हमारा क्रैमर रूल है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट 1 करके लिखोगे क्या चीज़, इफ del is not equal to 0 then system has unique solution and is called consistent। ठीक, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन कम से कम एक सोल्यूशन दे ही। ठीक, किसी भी इक्वेशन से कम एक सोल्यूशन आए ही आए तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। दूसरा, इफ डेल इज इक्वल टू del 1 इज इक्वल टू del 2 इज इक्वल टू del n का वैल्यू 0 आ रहा है, सभी 0 आ रहा है। ठीक, देन सिस्टम may or may not have solution। और अगर मान लो इसमें आप लिखोगे if it possesses solution then infinitely many solution। many solution are there and it is called consistent। मतलब अगर मान लो कम से कम एक सलूशन आएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। तीसरे वाले में इफ डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है, इफ डेल इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 and so on del n is non-zero, then system has no solution and the system is called inconsistent and the system is called inconsistent। ठीक, inconsistent। तो इस कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है और आपको पता लगाना है कि ये कैसा सिस्टम होगा, कैसा सलूशन होगा। ठीक है, तो ये कई बार आपसे पूछा जाता है इक्वेशन के बारे में, कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, तो इन तीनों रिजल्ट्स को आपको ध्यान रखना है, ये जो अभी हमने बताया है। ठीक, नेक्स्ट
हमसे कई बार क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया हमने एक इक्वेशन लिया कोई भी, तो पहले मान लो हमने ले लिया एक इक्वेशन ऐसे है a11x प्लस a12y प्लस a13z है, इज इक्वल टू मान लो इसका वैल्यू b1 आ रहा होगा। ऐसे ही a21x a22y और a23z का वैल्यू मान लो b2 हो, और a31x a32y और a33z का वैल्यू मान लो b3 आ रहा है। ठीक, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे फॉर्म में ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में, और ax इज इक्वल टू b है क्या, a हमारा वही सारे कोफिशिएंट x y z के, तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 फिर a31 a32 और ये a33, x की जगह x y z और b की जगह यही b1 b2 और b3। ठीक, अब हमको क्या करना रहता है, हमको कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a इनवर्स b निकालते हैं और x को इक्वेट कर देते हैं। तो इसी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, ये जो रिजल्ट आता है इसका इन्वर्स निकाल लो और b से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं छोटा सा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है। दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 है, और तीसरा है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू मानो 0 दिया हुआ। तो पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरे पास एक मैट्रिक्स A का वैल्यू आ जाएगा 2 1 1 3 -2 1 1 -1 और सॉरी -2 और ये 1 इधर, तो ये x y और z ही रहेगा, और इधर 4 2 एंड 0 ये आ जाएगा। तो अगर मान लो ये a है, ये वाला एलिमेंट क्या है, a है, तो इसका a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स क्या होगा, अगर ये a है, मान लो हमने a ले लिया, 2 1 1 3 -2 1 1 -2 एंड 1। तो a इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी हमने सिखा दिया है। a इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई मॉड a का यूज़ करना पड़ता है। तो एडजॉइंट a कैसे निकलता है, सारे को फैक्टर निकाल लो, उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेना मत भूलना, हमेशा लोग जो गलतियां करते हैं वो ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे, तो जो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको मैं a इनवर्स में यहाँ लिख देता हूँ। तो a इनवर्स जो हमारा आएगा वो आएगा, ये आ जाएगा 0 1/2 -1/2 1/3 -1/6 -1/6 2/3 -5/6 एंड +7/6। ठीक, ये a इनवर्स आ गया। अब इस a इनवर्स को हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको तो x निकालना है, ये x यानी x y z ये निकालना है। तो a इनवर्स ये जो रिज़ल्ट आया है इसके साथ b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1/2 -1/2 1/3 -1/6 -1/6 2/3
-5/6 और -7/6, माइनस नहीं प्लस है ये +7/6। इसके साथ b को मल्टीप्लाई कर देते हैं। b क्या है 4, 2 एंड 0। तो सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा, ये जो आंसर आया आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पे रखो, x का वैल्यू 1 तो 2 + 1 + 1 कितना आएगा 4 आ रहा है, सही है। दूसरे वाले इक्वेशन में रखोगे तो 3 - 2 + 1 है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तीसरे वाले में भी आप रखो वही आ रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको सीट में भी दिया गया है और उनको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अगला टॉपिक जो भी है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।